एक केंद्र का भी नॉमिनी वहाँ रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहाँ सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा अब पूरी तरीके से उठ चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को आएंगे और इन नतीजों को लेकर अपने अपने दावे और अपनी अपनी दलीलें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पारा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चढ़ा है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा है। कभी एसआईआर तो कभी राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी को लेकर गर्मागर्मी। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति पर कोई भी आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख नरम करते हुए कहा कि अब वो केवल इतना चाहते हैं कि सर्कुलर के मुताबिक हर टेबल पर कम से कम एक व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी हो। वहीं इससे पहले टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें उनसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जब कपिल सिब्बल ने हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता पर सवाल उठाए, इस पर बेंच ने नियमों का हवाला देते हुए स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अदालत ने कहा कि हम इस प्रावधान को दोबारा पढ़ते हैं और यदि हम ये मान लें कि काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रावधान में स्पष्ट है कि इसकी नियुक्ति राज्य या केंद्र किसी भी पूल से की जा सकती है। टीएमसी ने इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील की थी। हाईकोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। आज दहाड़ में इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ऑपोजिशन का नैरेटिव ध्वस्त हो चला है। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में क्या हलचल रही, आपको सुनवाएंगे। एक केंद्र का भी नॉमिनी वहाँ रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहाँ सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। क्योंकि बंगाल में हमारे तजुर्बे ये कहते हैं कि लगातार पंचायत चुनाव से लेकर नगर पालिका से समवाय और यहाँ तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चुनाव में भी नामांकन भरने नहीं दिया जाते। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की रास्ता बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की
तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है। तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है वो भी काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट भी होंगे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। भाजपा जानते हैं वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है, इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट तक वो काउंटिंग तक मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है। तो दहाड़ में आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यही, गिनती में गड़बड़ का खतरा या टीएमसी का नया पैतरा? सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट ऑब्जर्वर पर नो इफ नो बट। बंगाल की सियासी लड़ाई सुप्रीम अदालत तक क्यों आई? सिर्फ 2 दिन शेष, क्यों बढ़ रहा है बंगाल में कलेश? क्या एग्जिट पोल खतरे की घंटी है? हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, रोहन मित्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, मोहम्मद एहतेशामुल हक नेता है टीएमसी के, हमारे साथ चर्चा में मौजूद डॉक्टर प्रदीप शर्मा स्टूडियो में संविधान विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं, और अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। शुरुआत मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब आप ही के साथ मैं करना चाहूंगी। कोर्ट क्लियर है, रूल क्लियर है, फिर कंट्रोवर्सी क्यों? एहतेशामुल हक साहब, जरा एक बार साउंड चेक करेंगे। एहतेशामुल जी की साउंड चेक करेंगे। रोहन गुप्ता जी हमारे पास, तो कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टूडियो से ही शुरुआत कर लेती हूँ। एडवोकेट प्रदीप शर्मा आपके साथ शुरू करूंगी ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी मिलनी चाहिए ऑपोजिशन को, कि लीगल क्लैरिटी के साथ। अब जब कानून ने साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग स्टाफ तय करने का पूरी तरीके से अधिकार है, क्या इसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर लीगल पर्सपेक्टिव से खत्म होता हुआ आपको दिख रहा है? पूर्णिमा जी, लीगल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। दोनों के दोनों कोर्ट्स ने बड़ा स्पेसिफिकली, क्लियरली और विद लाउड वॉल्यूम ये क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब आपका देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन सर्टेनली आप एक बात देखेंगे कि जो भी जो एपिसोड हैं, जो भी जिस तरह के डे बाय डे जो बयान आ रहे हैं, जैसे कि आप आज का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उनको फटकार लगा दी और बोल दिया नो इफ नो बट। आप एक बात को ऑब्जर्व करें, आप पहले जब शुरू आपने हाई कोर्ट में जब अपनी पिटीशन डाली थी, खारिज हो गई। आपका वहां पर प्रेयर क्या था? जब भी हम लोग एडवोकेट्स हैं, अगर कोई पिटीशन जब जाती है तो जज साहब मेनली 2 चीजें देखते हैं। एक कि उसका टाइटल क्या है, किस सेक्शन के अंदर वो पिटीशन फाइल हुई है, और दूसरा उसके अंदर प्रेयर क्या है। अगर आपको कोई उसके उस टाइम के ऊपर कोई भी डाउट था या किसी भी तरह का कुछ था, तो आपको ये पॉइंट उस टाइम पे लेना चाहिए था जब आप हाई कोर्ट पे थे। आपको ये कहना चाहिए था कि ठीक है जी, आप पिटीशन डालते कि जी हमारी जो रिक्वेस्ट है कोर्ट को वो ये है कि आप वहां पर ये नहीं कहते कि भाई हमारा ऐसा एप्रीहेंशन है। आप ये कहते कि जो आज उन्होंने सिब्बल साहब ने कहा कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आज जी, कि उन्होंने ये कहा कि अब आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप स्टेट गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉई जो ऑब्जर्वर है उसको अपॉइंट कर दीजिए। ऐसा क्यों? बात बिल्कुल सिंपल सी है। बात जो आज हमें देखनी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा क्लियरली इनको एक सीधा सा जवाब दे दिया, वो ये है कि क्या ईसीआई के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि नहीं कि वो इलेक्शन का सुपरिटेंडेंट किस तरह से करे? क्या उसके पास ये पावर है कि नहीं कि वो कोई विशेष डायरेक्शंस दे सके?
क्या उसके पास ये पावर है कि नहीं कि वो किसको अपॉइंट करे और किसको अपॉइंट ना करे? क्या उसके पास ये पावर है कि नहीं कि वहां पर वो किस फोर्स को, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे या स्टेट गवर्नमेंट से होंगे? ये सब पावर उनके पास है कि नहीं? मैं आंसर उनका दे देता हूं, अगर किसी के पास आंसर नहीं है। आप आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट इलेक्शन, दिस इज विद इन द superintendence of Election Commission of India to appoint, to ensure that a fair and free election should take place in not only in states, but this is also applicable for the election of vice president and president. Right. तो जब अप टू वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट उस लेवल के जो हमारे सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको अगर अपॉइंट करने के तक के लिए और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, और संविधान अगर ये बोलता है कि आप उन पावर्स का यूज कर सकते हैं, तो संविधान निहित है, फिर तो क्लियर है, इसमें किसी तरीके का कोई वायलेशन नहीं है, संविधान से बाहर की इसमें कोई चीज नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन अपनी किसी भी पावर का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि जो निहित है वो वही कर रहा है और वो उसकी आजादी का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक अपडेट देते हुए 15 बूथ पर पुनर्मतदान को लेकर 5 बजे तक 87% वोटिंग की जानकारी मिली है। मगराहट में 5 बजे तक 86.11% वोटिंग है, तो डायमंड हार्बर में 5 बजे तक 87.60% वोटिंग है। 15 बूथों पर आज जो पुनर्मतदान हुआ उसमें 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 87% तक का सामने आया है। रोहन गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने यह साफ कर दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला वैध है, तो क्या ऐसे में ऑपोजिशन का नैरेटिव पूरी तरीके से कोलैप्स होता है? पूर्णिमा जी, ये पहली बार नहीं है। आप पूरा चुनाव देखेंगे, आज जब ट्रांसफर्स की गई तब भी वो लोग हाईकोर्ट गए, तब भी उनको मुक्की खानी पड़ी, आज भी उनको मुक्की खानी पड़ी। इनको समझना होगा कि ये संवैधानिक संस्था है। अगर जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी सर्कुलर है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके हिसाब से होंगे। फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? आप ये मत समझिए कि इनको समझ में नहीं है कि ये लोग रिजेक्ट होने वाले हैं। कल भी आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग रूम का जो आया उसमें भी हल्ला खड़ा किया और फिर हकीकत मान ली कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, प्रोसीजरल है। मुद्दा क्या है कि जब हार आपको सामने दिखती है पूर्णिमा जी, तब आपको एक नैरेटिव बनाना आपकी मजबूरी हो जाती है। जनता के सामने जाना तो है, 4 तारीख को पार्टी तो बंद नहीं कर देंगे। ये सारे मुद्दे मैं आपको कह के जा रहा हूं। आज जो बड़ी बड़ी बातें आज भी कर रहे हैं कि नहीं हम तो जीतेंगे, जब हारेंगे तब जाके चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद बैठने की, ये सब पूर्व भूमिका है। देखिए, हम तो तब से कह रहे थे, तब तो हम ये कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठाने लग गए। बार बार डिबेट में ये चीज आ रहा है कि 27 लाख वोट कट गए। अरे भाई, की प्रक्रिया हो रही थी एवरीडे पूर्णिमा जी, एक प्रावधान था कि आप जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। मैं आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं कि टीएमसी ने कितनी कंप्लेन फाइल की ड्यूरिंग द एसआईआर प्रोसेस। फिर ड्राफ्ट लिस्ट आपका आ गया, फिर आपने अपनी राजनीति चालू कर दी। क्या आप वेट कर रहे थे ड्राफ्ट लिस्ट आने का? अगर 27 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आए तब आप क्या कर रहे थे? क्यों आपने फाइल नहीं किया? अगर आपके पास सबूत थे आप लेके तब जाके फाइल करते, क्योंकि आपको मालूम था कि आपकी बात में जो है सब्सटेंस नहीं है, आपको राजनीति करनी थी, आपको ये मुद्दा बना था। देखिए 27 लाख लोग, पर जनता समझती है जो फंडा यहां पे फ्लॉप होगा बिहार में, वो यहीं पे होगा। जनता ने बिहार में जंगल राज को हराया, पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज को हराएंगी। किसी भी मुद्दे को ट्रांसफर करने से हकीकत जमीनी नहीं बदलेगी कि वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी पूर्णिमा जी, ये सब जो भी चीजें हो रही है उससे ध्यान भटकाने का विफल प्रयास है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन के लिए वोट कर चुकी है, ये 4 तारीख को आपको दिखे। ठीक है एहतेशामुल हक साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अपने सवाल को मैं दोहरा देती हूँ फिर से आपके सामने कि कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया, रूल के साथ बाकायदा एक क्लैरिटी दे दी, उसके बावजूद इस कंट्रोवर्सी को क्यों ना हार का प्री एक्सक्यूज टीएमसी का माना जाए? अनम्यूट कर लेंगे एहतेशामुल जी। हाँ सर बोलिए। आज आवाज में दिक्कत है, आवाज में दिक्कत है, चेक करेंगे इनके। रोहन मित्रा जी आपके पास आ जाती हूं मैं जल्दी से, फिर उसके बाद जैसे एहतेशामुल जी की आवाज आएगी उनके पास मैं जाऊंगी। अब इसके साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोहन मित्रा साहब, और हाई कोर्ट ने तो खैर याचिका को खारिज ही कर दिया, तो इससे कांग्रेस कोई सीख ले रही है? क्योंकि ईवीएम को लेकर तो सवाल आपने भी उठाए, इलेक्शन कमीशन को लेकर बार बार सवाल आपने भी उठाए, आज टीएमसी पर भले ही आप सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन क्या इसके साथ एक प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए
कि इलेक्शन कमीशन पर भरोसा तो दिखाना होगा। नैरेटिव बिल्डिंग आखिर ऑपोजिशन की कब तक चलती रहेगी? पूर्णिमा जी, आपने अपना शो जब स्टार्ट किया, आपने 4 दिग्गज नेताओं को दिखाए, उसमें अधीर रंजन चौधरी जो हमारे कांग्रेस के CWC मेंबर है, उनका वक्तव्य आपने सुनाए आपके दर्शकों को। तो जब अधीर रंजन चौधरी जो बात बोला, उससे अलग के हटके तो मेरा कोई बोलने का है ही नहीं। देखिए, बंगाल का राजनीति बहुत अलग है पूर्णिमा जी। आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि कांग्रेस बंगाल में TMC के साथ 2012 के बाद कभी था ही नहीं। तो ये बंगाल राजनीति में कांग्रेस को और TMC को एक साथ मैंने मत तो जोड़िए। बंगाल का सवाल ही नहीं पूछा, इसीलिए मित्रा साहब अधीर रंजन चौधरी जी को सुनने के बाद आपसे नहीं, क्योंकि ये मैंने माहौल तो अभी कहा TMC बाकी राज्यों में भी आप चुनाव आयोग पर सवाल ही उठाते हैं ना। आपने क्या बिहार में सवाल नहीं उठाए थे, महाराष्ट्र में सवाल नहीं उठाए थे, दिल्ली में नहीं उठाए थे? तो मैंने तो इसीलिए बंगाल के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछा ही नहीं मित्रा साहब। नहीं, मैं तो ये कह रही हूं कि कांग्रेस को क्या इससे कोई सीख मिल रही है? जब सुप्रीम कोर्ट बार बार रूल्स का हवाला दे रहा है, हाई कोर्ट बार बार रूल्स का हवाला दे रहा है, तो आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि चुनाव आयोग पर तो भरोसा करना होगा ना। देखिए, चुनाव आयोग कांग्रेस के जमाने में भी थे, कांग्रेस के जमाने में भी SIR हुए थे, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग हम लोग नहीं किए। हम लोग तृणमूल और हमारे बीच में बहुत फर्क है। हम लोग क्या बोले थे इसमें, देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग तो बीच भाजपा ने किया। जब से बिहार में SIR हुआ, उनके नेता बंगाल में बोलने लगे कि 2 करोड़ घुसपैठिया वो लिस्ट से निकालेंगे। तो ये सवाल आप उनको करना चाहिए ना कि ये नैरेटिव बिल्डिंग कहां से शुरू हुआ? ये भाजपा ने शुरू किया। भाजपा के लीडर्स जो बंगाल में थे, उन्होंने बोलने लगा कि 2 करोड़ घुसपैठिया को निकालेंगे। तो इसके काउंटर नैरेटिव क्या था? कांग्रेस ने बोला हम लोग 58 लाख जब निकले थे जो शिफ्टिंग डेड वोटर्स, उसको लेके हमने कंप्लेन नहीं किए। मैडम पूर्णिमा जी, आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जब बोले थे कि लॉजिकल डिस्पेरेंसी, आप सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन देखिए, बंगाल एक ही स्टेट है जहां पे लॉजिकल डिस्पेरेंसी हुआ, जहां पे एजुकेशन लिस्ट बना। तो ये तो अलग हो गया ना। तो कांग्रेस बंगाल में और देश में जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो क्वेश्चंस थे, वो हमारे स्पेसिफिक मुद्दे पे थे। देखिए, हमारे लीडर अधीर चौधरी जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने तो मान लिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी बोला है तब भी कहा था कि SIR अधिकार क्षेत्र में है चुनाव आयोग के। तो ऐसा हम लोग कहा बोला कि SIR उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन SIR को लेकर ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि त्रुटियां हो सकती हैं। रोहन मित्रा साहब, आप याद करिए, ये तो चुनाव आयोग ने भी कहा था। मेरे को सब याद है। चुनाव आयोग ने भी ये कहा था कि त्रुटियां संभव है जिसको हम करेक्ट करेंगे, इसीलिए री एप्लीकेशन के लिए समय की अवधि को बढ़ाया गया। रोहन मित्रा साहब, रोहन मित्रा साहब, तब उसके बाद री एप्लीकेशन के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया। आप बार-बार बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं बोलूंगी। आप कैसे मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं भाई? आप कैसे मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं? मुझे आप काउंटर क्वेश्चन करने से कैसे रोक दीजिएगा? पूछोगे आप कैसे मेरे अधिकार क्षेत्र में हनन करेंगे? मेरे को अपने शो में बुलाया, मैं आपसे पूछूंगी काउंटर क्वेश्चन, मुझे पूछना है तो आप कैसे मेरे अधिकार क्षेत्र में तय करिएगा मुझे क्या करना और क्या नहीं? मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ तो आप कैसे? भाई, मुझे तभी पूछना है काउंटर क्वेश्चन और मैं पूछूंगी। काउंटर क्वेश्चन रोहन मित्रा रोक लेंगे क्या मुझे? तो काउंटर क्वेश्चन होगा। रोहन मित्रा रोक लेंगे क्या मुझे? मैं अपना आंसर देने दीजिए ना, खत्म तो आप दीजिए ना, साथ में मेरा काउंटर भी लीजिए। आप मेरे को काउंटर क्वेश्चन कैसे करोगे जब मेरा भाई आंसर सुनिए खत्म मेरी नहीं हुआ? बात, अगर आपका बंगाल में 3 और 13 का हिस्सा नहीं है ना, तो यहाँ टीवी पर बैठकर खींच उतारने की जरूरत नहीं है। रोहन मित्रा जी, मेरे को आंसर करने दीजिए, फिर आप बात कीजिए। और जो सवाल पूछ रही हूँ उसका साथ साथ जवाब देते चलिए और समय की बर्बादी मत करिए। बोलिए, आप काउंटर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? जवाब देना चाहते हैं रोहन मित्रा जी दोनों सवालों का? आ रही है अब तक मेरी आवाज? चलिए, रोहन मित्रा जी के पास भी लगता है आवाज नहीं आ रही है। एहतेशामुल हक साहब, अपना सवाल नहीं दोहरा रही हूं, अपने जवाब के साथ कंटिन्यू कीजिए। जी पूर्णिमा जी, आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। आज आवाज की बड़ी दिक्कत है, बोलिएगा। आज आवाज की दिक्कत है तो ये सिस्टम में गड़बड़ी है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। पूर्णिमा जी, देखिए कुछ ही समय है, अब जो भी समझ लिए कि हमारे माइंड के जितने भी 294 विधानसभा में हमारे जितने भी समझ लिए वोटिंग हुई है, जिस हिसाब से ऑलरेडी ईवीएम में बंद हो चुकी है। 4 तारीख का जो दिन होगा, सुबह से जो स्टार्ट होगा, समझ लिए 2 बजे तक नेताज समझ में आ जाएगा। और फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है पूर्णिमा जी, 4थी बार।
ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है, उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों को वंचित रखा गया। एसआईआर के अगेंस्ट में जिस हिसाब से हमारे यहाँ के आवाम ने 93% जो आगे बढ़ करके वोटिंग किया है, तो इस वजह कर भारतीय जनता पार्टी खासकर बंगाल के लोगों को समझिए कि वो क्या हुआ, बंगाल के लोगों को अपना मत का प्रयोग करने दिए। एहतेशामुल हक साहब, ये हम सब जानते हैं कि 4 मई को नतीजा आएगा, सरकार आपकी बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, वो 4 तारीख को तय होगा। उस पर तय कर लेंगे कि कौन कितनी सीटों के साथ जीता, कौन सरकार बना रहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ साहब। कोलकाता हाई कोर्ट गए, याचिका खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने नियम खोल कर रख दिए, बोला ये चुनाव आयोग का अधिकार है। तो अगर ईवीएम में आप लोगों की किस्मत कैद हो चुकी है, तो आप लोग भी तो शांति से बैठिए ना 4 तारीख का इंतजार करने के लिए, कि उससे पहले यही सब हो हल्ला होता रहेगा। पूर्णिमा जी, शांति से किस हिसाब से बैठे? आपने देखा होगा 2 दिन पहले क्या परिस्थिति, तो सुप्रीम कोर्ट ने करा दी ना शांति फिर। स्ट्रांग रूम रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा वहां का खराब है, ये बात समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चुनाव आयोग को सामने रख कर करके गड़बड़ी करने की कोशिश है, तो हम लोग नजर रखे हुए, तमाम लोग, तमाम नेता वहां पर नजर रखे हुए, बात समझना होगा। हम लोग जो है यहाँ सेंग मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ सपना साकार नहीं होगा। हमारे तमाम लोग समझिए 3 घंटा 4 घंटा कर करके शिफ्ट कर करके हम लोगों ने किया है, और इसमें सेंग मारने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला किया है, तो तैयारी करके जाते ना एहतेशामुल हक साहब, जब गए थे हाईकोर्ट, लेकिन आज तो बड़ा नरम रुख अपना लिया कि हम तो बस इतना चाहते हैं। तो ये काम आपने हाईकोर्ट में नहीं किया, वहां पर आपकी अर्जी खारिज हो गई। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि नजर रखिए आप। पूर्णिमा जी, हाईकोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट बचता है। एहतेशामुल हक साहब, आप लोग नजर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है नजर रखने में, लेकिन बात यह है कि नियम सबके सामने आईने की तरह साफ है। लेकिन उसके बावजूद हमें दौड़ भाग करते हुए ये बताना है कि नहीं नहीं देखिए गड़बड़ हो रही है, नहीं नहीं देखिए धांधली हो रही है, नहीं नहीं ये तो केंद्र सरकार अपने इशारे पर करवा रही है। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग क्यों हो रही है? 4 मई का इंतजार कर लीजिए ना। 100 पानी पी लीजिए एहतेशामुल हक साहब। देखिए पूर्णिमा जी, 100% समझ लिए, हमारा अपने जो भी स्ट्रांग रूम है, हम लोगों को हिफाजत करने का अधिकार है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जमीन से पैर निकली हुई है, और जिस हिसाब से समझिए एनालिसिस जो एग्जिट पोल दिया जा रहा है, वो तो एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जैक्ट पोल नहीं है। आज का एग्जिट पोल देखेंगे तो हर जगह समझिए तृणमूल कांग्रेस को A180+ दिया जा रहा है, हर जगह घूम फिर के आ जाते हैं नतीजे, एग्जिट पोल एग्जिट। मैं तो वो बात ही नहीं कर रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे थे शामुल साहब? मैं तो वो बात ही नहीं कर रही हूं। अब दोबारा से नहीं दोहराऊंगी अपनी बात को। रोहन जी जल्दी से आपका काउंटर ले लेती हूँ, फिर अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा रोहन गुप्ता जी एक ऑब्सेशन नहीं हो सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिटी के बाद भी बार बार घूम फिर के वही बात। ऐसा लगता है कि कोई तो सीसीटीवी का एक्सेस आप लोगों ने ले लिया है और उसको बंद कर देते हैं, और उस बीच में फिर आप लोगों को जो करना है आप कर देते हैं, रिग्ड कर देते हैं सब कुछ। पूर्णिमा जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार लगातार मुंह की खाने के बाद भी अगर ये लोग यही एजेंडा पे चलते तो उसका कारण क्या है? उनको अपनी दुकान तो चलानी है ना। जैसे कांग्रेस पार्टी बिहार में किया, उनको दुकान तो चलानी पड़ेगी, जनता के सामने जाना पड़ेगा। जो बचे कुचे वर्कर या वोटर है, उनको जवाब क्या देंगे अगर ये बात नहीं करेंगे? अगर ये उनके जो बचे हुए समर्थकों को ये मालूम चल जाएगा कि जनता के सेंटीमेंट के हिसाब से चुनाव हारे, फिर उनके साथ खड़े कैसे रहेंगे? इसी के ऊपर उनको ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि ये लोग ना समझे, ये जानते हैं कि ये ठीकरा फोड़ने का कारण यही है कि चुनाव वाले दिन 4 तारीख को, परिणाम वाले दिन, उनको जनता के सामने जब जाना होगा, मैं वापस भविष्यवाणी करके चाह रहा हूं कि 4 तारीख को 4 बजे ये सारे ही वापस जो इंडी गठबंधन के खोए भाई बहन जो भी लोग हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आपको पाए जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? वही कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे पूरे आक्षेप कर दिया, टीएमसी को उन्होंने एक्सपोज कर दिया, विचारधारा के नाम पे जो इंडी गठबंधन बना था उसके चितर भीतर हो गया। आज वो इस मामले पे क्यों खामोश? उनके नेता कह रहे हैं वहां पे उठ के। तो अगर उनके नेता यहां बैठ के कह रहे हैं, तो जो चुनाव आयोग बिहार में खराब था वो पश्चिम बंगाल में ठीक हो गया। तो ये तो दोगलापन हो गया ना पूर्णिमा जी। ये तो सवाल पूछिए राष्ट्रीय पार्टी को कि वहां पे आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे थे। आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी को अटैक करने से आपको राजनीतिक रोटियां सेकेंगी, तब आप बच रहे हैं कि नहीं नहीं ममता बनर्जी गलत है, चुनाव आयोग सही है। ये डबल बात नहीं हो सकती। जहां आप जीत रहे हैं वहां पे सत्यमेव जयते, और जहां पे आ रहे हैं वहां पे संविधान खतरे में। केरल है, वहां पे आप देखेंगे जब आएगा तब बात किया, क्या कांग्रेस के सुर है?
जहां जहां उनके जो जब बाई इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, तब इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं था, तब एकदम ठीक था। कई लोकल बॉडी इलेक्शन में जहां केरल में उनकी ज्यादा सीट आ गई, वहां पे सत्यमेव जयते हो गया, वहां पे चुनाव पे सवाल नहीं उठा। तो ये दोहरा मापदंड है, इसीलिए तो जनता पे भरोसा नहीं करती है। मतलब ये सारा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है पूर्णिमा जी, जनता भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, पर ये इनकी मजबूरी। ठीक है, लेकिन एक बात, मैं इसका जवाब रोहन मित्रा जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग जी, अगर इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर इलेक्शन कमीशन हर चीज को इतना ट्रांसपेरेंट रखना चाहता है, और जब नियमों के हिसाब से भी केंद्र या राज्य के कर्मचारी दोनों हो सकते हैं, तो अगर राज्य के कर्मचारी भी होंगे तो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, उसमें कोई इफ और बट तो हो नहीं जाएगा, और फिर नियमों के विरुद्ध भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट तो देखिए है या क्रिएट किया जा रहा है, एंड इट इज ऑन गोइंग, ये रुकेगा नहीं ऑपोजिशन की तरफ से। देखिए पूर्णिमा जी, इलेक्शंस में एक चीज़ मानी जाती है, जब कोई भी सरकार, राज्य सरकार स्पेशली जब बहुत लंबे समय तक रह लेती है, तो जो उसके सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक तरह से कैडर का काम करने लगते हैं। और स्पेशली वेस्ट बंगाल में तो ये देखने को भी आया ना, पिछले दिनों से लगातार ये देखने को आ रहा है कि चाहे पुलिस हो, चाहे आपका बाकी की एजेंसीज हो, वो सरकार के, और उनका काम भी है, वो तो भाई 15 साल से वहाँ पे एक सरकार है, तो वो तो कैडर की तरह काम करने लगती है ना। इसी वजह से जो सिस्टम बना हुआ है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास पूरी तरह से सारी पावर चली जाती है। सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं उसको जो डिक्टेट करने का काम इलेक्शन कमीशन का हो जाता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड अनरिटन एक अंडरस्टैंडिंग है कि राज्य सरकार की मशीनरी, राज्य सरकार के निर्देश, क्योंकि उनको उनके साथ काम करना है, तो वो उनके निर्देश पे काम करेगी। अच्छा, अब इसमें अगर विश्लेषण किया जाए, जो परसों से जो चीज़ चल रही है, देखिए जो 92-93% की वोटिंग हुई है ना, उसने वहाँ पे ममता बनर्जी को तो हिला दिया है। और इनफैक्ट अभी रीपोलिंग में जो परसेंटेज है, बिल्कुल देखिए वहाँ जो सबसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से 87 पॉइंट समथिंग % तो जो सबसे कम जहाँ वोटिंग हुई है वो वहाँ हुआ है। आप कभी भी राजनीति में जब ये देखिए, मैं अपनी बहुत लंबे समय की याद की बात कर रहा हूँ, इतना जो है हाई एनर्जी इलेक्शन मैंने बहुत सालों बाद देखा। मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब इतना हाई एनर्जी इलेक्शन हुआ है। इस समय जो है ममता बनर्जी जो हाई परसेंटेज वोटिंग हुई है, और जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस ने, सेंट्रल एजेंसी ने सारे वेस्ट बंगाल को एक तरह से फेयर चुनाव, मैं इसे फेयर चुनाव इसलिए कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्सेस ये इंश्योर कर रही हैं कि जो भी वहां का वोटर है वो बिना डर के एकदम निडर होके जाके अपने बूथ पे इलेक्शन वोट डाल रहा है, बिना इस डर के कि जो वो वापस आएगा तो उसकी पिटाई की जाएगी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, उसका घर जला दिया जाएगा। अगर वो ये करने के लिए सरकार की कोई भी एजेंसी कुछ भी काम कर रही है तो उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। सिक्योरिटी के डिप्लॉयमेंट की वजह से आप एक चीज और देखिए कि जहांगीर खान को लेकर ये कहा जा रहा है, फाल्टा में वहां के लोकल लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको धमकाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। फाल्टा में जिस तरीके की स्थितियां, इससे पहले तक अगर ये सिक्योरिटी नहीं होती तो ये कतई संभव नहीं होता। देखिए पूर्णिमा जी, ये वेस्ट बंगाल के चुनाव का 20 साल पुराना, 30-40 साल पुराना इतिहास है कि वहां पे जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो चाहे जो भी बैठा हो, वो इसी तरह से सारे सिस्टम को कैप्चर करके वहां पे, मतलब ये डेमोक्रेसी, आप जो दिल्ली में बैठ के डेमोक्रेसी और वोटिंग पैटर्न और वोटिंग की बात कर रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल में सामने से शक्ल एकदम फर्क है। वो हम यहां बैठ के इमेजिन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम वहां खुद जाके देखेंगे नहीं। और इस बार जितने भी लोग वहां पे यात्रा करके आ रहे हैं, मिल के आ रहे हैं, लोगों से बात करके आ रहे हैं, इस बार सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद और वहां जिस तरह से केंद्र सरकार एक्टिव है, इस बार लोग वोकल हैं और वोट डाल रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं बिना डर के, क्योंकि उनको पता है कि इस बार कम से कम उनको थोड़ी सी उम्मीद है कि वोटिंग के बाद अगले दिन सेंट्रल फोर्सेस चली नहीं जाएंगी और उनके घर में आग नहीं लगा दी जाएगी, उनको मारा पीटा नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर ये विवाद को जारी रखा जाता है तो एक तरीके से पॉलिटिकल स्टबरनेस
इसको कह सकते हैं कि नहीं हमारा तो अड़ियल रवैया है, हम तो इस पर सवाल उठाएंगे। पूर्णिमा जी, एक इसमें बार मुझे इसमें मुझे एक चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी बहुत जुझारू नेता हैं, उनको आप कोई नॉर्मल किसी विपक्ष के और नेता से कंपैरिजन करने में, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में अगर कोई महिला जुझारू महिला नेता की अगर वो तो उसमें ममता बनर्जी टॉप 3 में तो होंगी। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। ठीक है, टीएमसी जो कर रहा है वो परसेप्शन बिल्डिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है, चुनावों से पहले क्या है वो सब छोड़ देते हैं क्योंकि चुनावी नतीजे आने हैं। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कब तक ऐसा होगा कि इलेक्शन कमीशन को अपने द्वारा किए गए कामों को लेकर सफाई देनी पड़ेगी, हर कोई आरोप पर जवाब देना पड़ेगा, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाएगा तो फिर उस पर सवाल खड़ा किया जाएगा। इससे बेहतर यह है कि भाई आपकी तो लीगल टीम बहुत मजबूत होगी ना, टीम सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो लीगली पहले फुल प्रूफ तो कर लो अपनी उस शिकायत को जिसको लेकर कोर्ट जा रहे हो या चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हो। पूर्णिमा जी, इससे पहले कि मैं आपका आंसर करूं, मेरे ख्याल में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि बेसिकली जो सेंट्रल डिप्लॉयमेंट है ये क्यों ज़रूरी थी इस टाइम पर। आप क्या ये भूल सकते हैं कि जब सीबीआई की टीम वेस्ट बंगाल में गई तो उसके ऊपर हमला हुआ? क्या आप ये भूल सकते हैं जब ईडी की टीम गई तो कैसे वहाँ पर मतलब वहाँ पर लोगों को रोका गया काम करने से? क्या आप केजी कार जो हॉस्पिटल के जो एपिसोड हुआ, आरजी कार हॉस्पिटल में जो एपिसोड हुआ, उसके बाद जब यहाँ से ऑब्जर्वर गए उनके साथ क्या हुआ, इन सब चीजों को भूला नहीं जाता। अब बात यह है कि वी आर लव अबाइडिंग सिटीजन्स, वो चाहे मैं हूं, ममता जी हूं, XYZ कोई भी हो, हम सब जो लोग हैं वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, ना ही उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज को डिफाइन किया हुआ है, हर एक चीज को यह बताया हुआ है कि किसकी क्या पावर है। इलेक्शन कमीशन की, जैसे कि मैंने बताया था, आर्टिकल 324 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स है। अब आप एक बात बताइए, मैं इनकी परेशानी का आंसर आपको दे देता हूं। इनकी परेशानी का आंसर ये है कि अज्यूमिंग एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और इनको ये लग रहा है कि फला जगह पर यहाँ पर गड़बड़ी हुई और अल्टीमेटली जो इलेक्शन जिसके भी फेवर में गए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हुई और उसके तहत ये डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए। तो मैं इनको बताता हूं कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है एज पर लॉ। आप इलेक्शन पिटीशन डालिए हाई कोर्ट के अंदर। राइट। हाई कोर्ट में जब आप इलेक्शन पिटीशन जाएंगे तो आपके पास एक वाया मीडिया है, आपके पास एक रास्ता है जिसके जो कानूनी तौर पर आप उस पर जाकर और आप उसको जो भी वो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको हमेशा चैलेंज कर सकते हैं। 40-45 डेज आई थिंक एक मार्जिन होता है जब आप रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद री अपील कर सकते हैं उसको लेकर, अगर आपको लगता है तो आपके पास एक प्रोविजन है। आप आज मतलब जस्ट अजम्पशंस के ऊपर और प्रिजम्पशंस के ऊपर कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, कुछ होगा तभी तो कुछ बात करेंगे ना। आज ईसी के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क उठा दिया, कल को हो सकता है आप सेंटर में हो, फिर कल को दूसरी पार्टी उठाएगी, तो ईसी तो बस यही रह गई क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनका बस नहीं चलता किसी का भी। पर तो सवाल बीजेपी ने भी उठाए हैं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया। पॉलिटिकल पार्टीज का तो बस नहीं चलता क्योंकि उनको भी इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे रूटीन वे में प्रोसीजर हटाया नहीं जा सकता है। अदरवाइज तो ये कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को भी हटाओ, ये तो मेरी पसंद का होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि जब एक कानून के अंदर प्रक्रिया है, एक वे आउट है, एक तरीका है, तो फिर उस तरीके को अडॉप्ट करके वो अडॉप्ट करना ज्यादा अच्छा है या असम्पशंस एंड प्रिजम्पशंस के ऊपर बेस हम आगे बढ़े। पे भी जाके आपको ये पता लगे कि सब कुछ चुनाव आयोग अपने अधिकारों के तहत कर रहा है तो फिर शांत हो जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। रोहन मित्रा जी, ठीक है, रोहन मित्रा जी। जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा कुछ कहने में आपको कुछ गलत लगा। तो देखिए, मैं जो बोलना चाहता था वो सुन लीजिएगा, फिर आपका काउंटर क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा। मैं जो बोल रहा था कि अगर बंगाल में एसआईआर प्रोसेस अगर ईसीआई ने ठीक तरीके से किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन के बाद ये ट्रिब्यूनल्स नहीं देते। ये और कहीं पे नहीं हुआ था, सिर्फ बंगाल में हुआ है। इट वाज रॉन्ग, इसलिए ट्राइब्यूनल्स किया है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट भी गलत किया था, इसलिए आज एजुकेशन में इतने सारे लोगों का नाम
वोटर लिस्ट से चले गए थे। एक और ऑब्जर्वेशन देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ही, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 27 लाख बाद पड़ा है उसमें से भी लोग बाद में जाके इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम कर सकते हैं। तो हमारे जो अधिकार के लिए लड़ाई था वो लड़ाई अभी भी है, तो आप हमें इसमें गलत नहीं बोल सकते। सेकंड पॉइंट इज, एक और पिटिशन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चल रहा है उसमें अभी तक जज ने कोई राय नहीं दिया है, वो कि ईसीआई जो गणेश कुमार का वो जगह पे बैठने का, तो ये जायज सवाल है जो हम लोग ईसीआई के खिलाफ करेंगे। और जब आते हैं बंगाल के बारे में, मैम समझ लीजिए कि एक चीज के बंगाल में जो वोटिंग होता है, जो अधीरदा ने बोला था कि हमारे इधर पे लोकल बॉडीज पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत गलत तरीके से होता है। उधर पे जो जीतता है ऑपोजिशन को, उसको सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं, उसको आप नॉमिनेशन फाइलिंग करने नहीं देते हो। तो इसलिए मैं भी कैंडिडेट था, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इलेक्शन डे में जैसे माहौल क्रिएट हुआ था उसमें मैं इलेक्शन कमीशन को तो मैं बोलूंगा कि वो इलेक्शन डे में वायलेंस नहीं हुआ और हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है, इसमें तो मैं उनको बोलूंगा कि अच्छा काम किया है। तो इसमें दो चीज अलग अलग चीज है, इसलिए मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं। तो अब अपना काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं उसका भी जवाब दे। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई, और जो आपने एसआईआर को लेकर बोला, मैं फिर भी कह रही हूं कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन था वो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर था। और आप याद करिए कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, आधार कार्ड की बात आई थी, उसको भी इंक्लूड किया जाए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था, साथ ही ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम ये समय सीमा रख रहे हैं कि अगर कोई त्रुटियां हो जिसकी संभावना है तो रीअपील की जा सकती है, हम उसको एड्रेस करेंगे। और सर ये भी याद रखिए कि इसी बंगाल में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जीत का मार्जिन वोट के मार्जिन से, हमारी इस पर मॉनिटरिंग है, आप याद करिए ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, कुछ याचिकाएं गई जिसमें से कुछ की सुनवाई हुई तो कुछ वोटर्स का नाम इसमें जुड़ पाया। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद कर रखी हैं या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आपके लिए है नहीं, आपके लिए भी है, टीएमसी के लिए, टीएमसी की अपनी वजह है, आपकी अपनी वजह है। रोहन गुप्ता जी आ जाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा मित्रा साहब, थोड़ा सा समय दीजिएगा। रोहन गुप्ता जी इस पर काउंटर रखना चाह रहे हैं। रोहन जी। देखिए पूर्णिमा जी, जो पूरी आर्ग्यूमेंट है, हमने पहली बार ये ऐतिहासिक हुआ है पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में कि पहली बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव हुआ। यह पहली बार हुआ है कि प्रीपोल अलायंस में एक भी पश्चिम बंगाल के वासी की हत्या या मृत्यु नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है। ये हालांकि 13-15 जो पोलिंग बूथ में रीपोलिंग हुई, पहले फेज में एक भी बूथ पे रीपोलिंग नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव वाले दिन किसी की भी हत्या नहीं हुई। देयर आर मेनी फर्स्ट। फिर भी आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। 2,40,000 लोगों वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बलों को आप ये कहते हैं कि तो पश्चिम बंगाल की जनता की लड़ाई है। अरे वो जनता इसीलिए लड़ाई लड़ पा रही क्योंकि वो साथी वहां पे खड़े रहे। हमने देखा कि किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों के द्वारा लोगों को डराया जा रहा था। मैं तो रहा वहां पे, मैंने देखा कि कैसे डराया जा रहा था कि जिससे चुनाव के दिन वोटिंग ना कर पाए, और उनको ये कहा जाता था कि देखो घर पे आप बाहर निकल गए, वोटिंग कर दिया तो आपकी खैर नहीं है। आज वो गुंडागर्दी को रोकने वाले केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी आप लोग चुनाव की राजनीति के अंदर लपेट रहे हैं। अगर वो नहीं होते 2,40,000 लोग, तो क्या पूर्णिमा जी जो लास्ट टाइम पोलिंग की समय पे हिंसा हुई थी, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, वो किसकी जिम्मेदारी होती? संवैधानिक संस्था की यही तो जिम्मेदारी है। आपको कुछ गलत करने से रोके जाए तो आप जो बोलेंगे कि नहीं है तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। कहां गलत हुआ? कौन से सर्कुलर का उल्लंघन किया? कौन से प्रोसेस का उल्लंघन किया? आपको मैं वापस बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग या किसी भी संवैधानिक संस्था की हिम्मत नहीं है प्रावधानों के बाहर जाके अपनी बात कर पाए, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा दिया। तो जब आपका निश्चित ही है कि कुछ भी हो आपको सवाल उठाने ही है, तो फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। दिस इज द इश्यू विच यू डू नॉट वांट टू गेट रिजॉल्व सो दैट यू कैन कीप ऑन रेजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव अराउंड दैट। ये बेसिक अंडरलाइन स्टेटमेंट है यहाँ। ठीक है, एहतेशामुल साहब आपका क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट साथ में रख रही हूँ, फिर अनुराग जी आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, जो भी है जो सब बहुत अच्छा है। आवाज थोड़ा ये हो रहा है, आवाज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप कोशिश करिए सर बोलने की, मैं सुन रही हूँ आपको, बोलिएगा। पूर्णिमा जी, चौथी बार फिर से एक बार समझ लिए कि हमारी सरकार बनने जा रही है। हम तमाम लोगों को ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता, हमारी ममता बनर्जी के जो 15 साल के कार्यकाल जो लोगों के प्रति हुए, तो हम लोग
जो है चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं 3 बार आपके पास आई एहतेशामुल साहब, आपको पूरा समय दिया, लेकिन 3 बार आप इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे कि आपकी सरकार बनने जा रही है, बनने जा रही है, बनेगी तो मैं आपको बधाई दूंगी, और नहीं बनेगी तो ये बताइएगा कि फिर जितना नैरेटिव फैलाया उसका फायदा क्या हुआ और जनता क्यों नाराज थी। अनुराग जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, मुझे इस बार लगता है कि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग लीडर होने के बावजूद भी इस बार बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गई। जो व्यू रचा गया उसमें अब जाना तो उनकी मजबूरी थी, अब उसको निकलने का रास्ता उनको सूझ नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को इनके भवानीपुर में खड़ा कर दिया, तो अब इनको डर ये है कि कहीं दूसरा नंदीग्राम ना हो जाए। क्या अगर ये मान लो, मतलब मैं अगर टीएमसी के प्रवक्ता जी की बात मान लूं कि इनकी सरकार बन रही, लेकिन अगर वो अपनी सीट हार गई तो ये तो नैतिक हार हो जाएगी। तो ये इन्हें अपनी सीट भी बचानी है, स्टेट भी बचाना है, बाकी के लोगों की भी सीट बचानी है। ये बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई हैं, और गई तो फिर गई। और देखिए, और वेस्ट बंगाल का चुनाव का पैटर्न ही है, आप गए तो गए, आप फिर 15-20 साल आपने वापस नहीं आना, आप आ गए। अच्छा, बीजेपी भी जहां जाती है वो 15-20 साल से पहले हिलती नहीं है। तो ये दोनों तरह से प्रॉब्लम है। मतलब ममता बनर्जी के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति बन गई है वहां पे स्थिति, और बीजेपी की भी यही है, क्योंकि जो इन्होंने जिस तरह से बिल्ड किया है उसका रिजल्ट इनको इस बार चाहिए। ठीक है रोहन मित्रा जी, 30 सेकंड्स बस आपको दे पाऊंगी मैं। आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे जब मैंने आपसे अपनी बात रखी थी। नहीं पूर्णिमा जी, मेरे को यही बोलना है कि देखिए, इलेक्शन डे में रिजल्ट के साथ आप जो प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, देखिए हम सुप्रीम, मैं जानता नहीं हूँ रोहन गुप्ता किसको बोल रहे थे क्योंकि मैं मिस हो गया था। हम सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपना जो जायज सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट है, हम लोग उसको लेके इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जाएंगे आगे भी, अगर हमको लगे कि जो नाइंसाफी हो रहा है। जो हम लोग किए हैं, हम लोग एक बार भी नहीं बोल रहे कि इलेक्शन वायलेंस और जो टेक्निकल प्रोसेस है, एसआईआर का प्रोसेस है, वो अलग है। तो आप सबको, जो भाजपा जो अगर चाहेंगे कि सबको एक साथ जोड़ के, और हर मुद्दे में हम लोग को, एसआईआर कांग्रेस के जमाने में हुआ था और उसको लेके कभी पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं हुआ है, जो भाजपा के जमाने में हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए, उनका न्यूट्रलिटी पे सवाल हम उठाएंगे क्योंकि वो सवाल जायज है। लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि वाकई में गड़बड़ी पर सवाल है या नतीजों से पहले संदेह का बीज बोने की कोशिश की जा रही है। इंतजार 4 मई का, यानी नतीजों के दिन का। रोहन गुप्ता जी, रोहन मित्रा जी, मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब, आपका शुक्रिया। प्रदीप जी, आपका भी धन्यवाद। अनुराग वर्मा जी, दहाड़ की चर्चा में आप लोग शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए भारत 24 के साथ।